हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। नमस्कार सभी लोगों को। क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? क्या मेरी आवाज आ रही है? जल्दी फटाफट से बता दीजिए। क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? क्या मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से बता दीजिए। नमस्ते नमस्ते। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं। आशीष, सार्थक, हर्ष, गौरव, आदित्य, समीर, सानिया, तन्मय, अपूर्व, रोहित। चलो बेटा स्टार्ट करें अगला पार्ट अपना आइसोमेरिज्म का। तो मैंने आपको एक कायरल कार्बन वाला केस बता दिया था, ठीक है। एक कायरल कार्बन वाला केस हमने कर लिया था कि दो कंपाउंड के बीच का रिलेशन क्या होता है। अब अगर दो कायरल कार्बन बेटा आ गए तो क्या रिलेशन होगा, उसके बारे में आज हम समझेंगे, ठीक है। क्लियर है? वेरी गुड। कुछ बच्चों का मैसेज भी आया मेरे पास कि सर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है। एक्चुअली पता है आइसोमेरिज्म का कुछ पार्ट 11th में, कुछ पार्ट 12th में। जैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कुछ चीजें जो है वो 12th क्लास में आती हैं, लेकिन हम आइसोमेरिज्म चैप्टर में ही कवर कर लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम इंस्टीट्यूट में आइसोमेरिज्म के साथ में ही पढ़ाया जाता है। स्ट्रक्चरल, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल हम भी कई सालों से साथ में ही पढ़ाते हैं, है ना। बाकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्लास 12th में अल्काइल अराइल हैलाइड में फिर से आएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको एलिमेंट्री लेवल पर आइडिया होना चाहिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का क्या होता है। क्लियर है? ठीक है। मतलब अगर आपके स्कूल एग्जाम्स की बात करें तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से सवाल नहीं आएगा, स्कूल एग्जाम्स की अगर बात करें तो, है ना। लेकिन आपको आइसोमेरिज्म पढ़ना है तो सारी चीजें पढ़ लो अब एक साथ। स्ट्रक्चरल, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, कन्फर्मर, चार चीजें होती हैं। क्लियर? चलो स्टार्ट करें। एक बच्चा कह रहा है एनसीईआरटी में नहीं था। बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे पास भी कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि सर ये तो एनसीईआरटी में दिया नहीं, आप क्यों पढ़ा रहे हो? ये आइसोमेरिज्म चैप्टर में ही आती हैं सारी चीजें। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक बार फिर आएगा, उसकी टेंशन आप मत लो। क्लास 12th का जब पहला चैप्टर हम ऑर्गेनिक का पढ़ेंगे ना, तो आइसोमेरिज्म वहां पर स्टार्ट करेंगे अपन ऑप्टिकल, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, आइए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का थर्ड पार्ट, रिलेशन बिटवीन कंपाउंड्स हैविंग टू कायरल कार्बन्स, ठीक है। अगर दो कायरल कार्बन हुए तो क्या रिलेशन होता है दो कंपाउंड के बीच का, इसको हमें समझना है। अच्छा, एक कायरल कार्बन होता था तो क्या होता था? या तो एनेंटियोमर या आइडेंटिकल, ये आप जानते हैं। अगर कॉन्फ़िगरेशन पलट जाएगा तो एनेंटियोमर और कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगा तो आइडेंटिकल, ये आपको पता है। अब अगर दो कायरल कार्बन हो गए तो यहां पर तीन चीजें होंगी। क्या? अगर कंपाउंड ए और कंपाउंड बी, मुझे दो कंपाउंड दिए गए, ध्यान से सुनना, मुझे दो कंपाउंड दिए गए हैं, इनमें क्या रिलेशन है। तो यहां पर जो आंसर इसके आएंगे ए और बी का जो रिलेशन होगा वो क्या क्या हो सकता है आंसर? पहला, आइडेंटिकल हो सकते हैं वो। दूसरा, एनेंटियोमर हो सकते हैं वो। और एक नई चीज और आ जाएगी यहां पर, डायस्टीरियोमर्स। और एक्चुअल में ये जो डायस्टीरियोमर वर्ड यूज किया है ना, ये ऑप्टिकल डायस्टीरियोमर वर्ड यूज किया है। वैसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को भी डायस्टीरियोमर बोलते हैं, ध्यान रखना। डायस्टीरियोमर दो टाइप के होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियोमर, एक ऑप्टिकल डायस्टीरियोमर। मतलब जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं उनको भी डायस्टीरियोमर बोलते हैं, और यहां पर भी डायस्टीरियोमर आंसर आ सकता है, ये ऑप्टिकल डायस्टीरियोमर होंगे, ठीक है। सर हमें आपने आइडेंटिकल और एनेंटियोमर तो लास्ट टाइम पे समझा दिया था, डायस्टीरियोमर समझा दो। आओ जरा, डायस्टीरियोमर क्या होता है? नॉट मिरर इमेजेस, जो मिरर इमेज नहीं होती, जो मिरर इमेज नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं? डायस्टीरियोमर। आइडेंटिकल मतलब सेम कंपाउंड, एनेंटियोमर मतलब नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। देखो आइडेंटिकल का मतलब हो गया सेम हो गया, और सेम इन द फॉर्म ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हम बात करते हैं, सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा।
आर अगर आ रहा होगा तो आर ही आएगा, एस आ रहा होगा तो एस ही आएगा दोनों कंपाउंड में, है ना। एनेंशियोमर क्या होते हैं? नॉन सुपर इंपोजिबल। ये हम लास्ट टाइम पे पढ़ चुके थे, बस एक बार मैं डेफिनेशन लिखता हूं। नॉन सुपर इंपोजिबल, मिरर इमेजेस। ध्यान से सुनना जरा बात को, है ना। नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस को क्या बोलते हैं हम? एनेंशियोमर। और जो मिरर इमेज ही नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? डायस्टेरियोमर। जो मिरर इमेज ही नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? डायस्टेरियोमर। बस ये ध्यान रखना है। अब कैसे आपको अप्लाई करना है, एक एग्जांपल करवा दूंगा, समझ में आ जाएगा आपको एकदम, है ना। पहले आप ये डेफिनेशन नोट कर लो, एक एक लाइन की है, डेफिनेशन नोट कर लो। अगर दो कायरल कार्बन है तो तीन आंसर आएंगे, इन तीनों में से हो सकता है। अगर एक कायरल कार्बन आएगा तो या तो आइडेंटिकल होगा या एनेंशियोमर होगा, ठीक है। लिख लो तो बता देना। लिख लिया? डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल, बहुत ध्यान से देखना जरा। थोड़ा फोकस रखें, एकदम समझ में आएगा, ठीक है। फोकस रखें जरा। मेरे पास एक कंपाउंड दिया है, ये CH3 HOH HOH और यहां लगा दिया C2H5 ऐसा, और एक कंपाउंड दिया CH3 OHH OHH। अब आपसे पूछा गया बताओ इन दोनों कंपाउंड में क्या रिलेशन है, ठीक है। क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो, फाइंड रिलेशन बिटवीन कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए और ये हो गया बी, ए एंड बी आर। चलो बताओ जरा ए और बी में क्या रिलेशन है। अब आप क्या करो, ध्यान सुनना। अगर मैं यहां पर मिरर लगा दूं तो इसकी मिरर इमेज ये दिखेगी, सही है ना। अगर मैं मिरर लगा दूं तो इसकी मिरर इमेज ये दिखेगी, और अगर इसकी मिरर इमेज ये दिखेगी और इसको उठाकर इस पर रखोगे, इसको सीधा सीधा उठा लो यहां से और इसके ऊपर रख दो। जब तुम इसको उठाकर इस पर रखोगे क्या सुपर इंपोज होगा? नहीं होगा। क्यों? जब तुम इसको उठाकर इस पर रख रहे होगे तो H के ऊपर क्या आएगा? OH। इस H के ऊपर क्या आएगा? OH। इस OH के ऊपर क्या आएगा? H। और इस OH के ऊपर आएगा H। आप CH3 और C2H5 मत देखो, सिर्फ कायरल कार्बन के अराउंड जो लेफ्ट राइट बॉन्ड है उससे पता चल जाता है, ठीक है। तो तुमने देखा ए का मिरर इमेज बी है, बिल्कुल सही। क्या ये सुपर इंपोज हो रहा है? नहीं हो रहा। इसका मतलब ए एंड बी आर एनेंशियोमर। बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है। अब कई बच्चे ऐसा भी करते हैं कि सर आप RS वाला क्यों यूज नहीं कर रहे? कर लो, उससे भी सेम आंसर आएगा, लेकिन RS यूज करने में थोड़ा सा टाइम आपका खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा? आपको जब साफ साफ आंखों से ही दिख रहा है कि इसकी मिरर इमेज है और सुपर इंपोज नहीं हो रहा है, तो सीधे एनेंशियोमर बोलो। RS क्यों निकाल रहे हो? निकालोगे तब भी सेम आंसर आएगा। कैसे? देखना, सुनना। अगर मैं इस कायरल कार्बन और इस कायरल कार्बन का RS निकालूंगा तो ध्यान से सुनो, ये 1 आएगा। क्यों? ऑक्सीजन है। इस वाले से ऊपर चलोगे कार्बन, इस वाले से नीचे चलोगे कार्बन। यहां कार्बन के बाद हाइड्रोजन, यहां कार्बन के बाद ऑक्सीजन, तो नीचे 2 आएगा, ऊपर 3 आएगा, यहां 4 आएगा। 1 से 2, 2 से 3। देखो ये कैसा है? ये ऐसा है। आर आएगा, लेकिन आप आर काट के क्या लिख दोगे? एस। क्यों? 4 वाला हॉरिजॉन्टल पे निकालना आता है आपको RS। अगर तुम यहां से चलते हो तो इसका तो कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा क्या आ गया? एस आ गया इस वाले का। अगर तुम यहां से चलते हो, यहां से
तो ये 1 आएगा, ऊपर 2 आएगा, नीचे 3 आएगा और इधर 4 आएगा। तो ये तुम्हें कैसा दिखेगा? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। एंटी क्लॉकवाइज चलोगे क्या आएगा? S, लेकिन स्विच करके क्या लिख दोगे? R। तो इसका S आया और इसका क्या आ गया? कॉन्फ़िगरेशन R। तो ए वाले कंपाउंड में कायरल कार्बन कॉन्फ़िगरेशन क्या आया? S और R आया। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ए वाले कंपाउंड में कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आया? S, और इस वाले का क्या आया? R। इतना कंफर्म है। अब अगर तुम यहां देखते हो राइट साइड, तो क्या करोगे? इसका RS निकालो, इसका निकालो। ये 1 आएगा, नीचे 2 आएगा, ऊपर 3 आएगा, इधर 4 आएगा। तो ये तुम्हें ऐसा दिख रहा होगा 1 2 3 4। कैसे जाओगे? ऐसे। क्या आएगा इसका? S, लेकिन स्विच करके क्या लिख दोगे? R। क्यों? 4 वाला हॉरिजॉन्टल पर है। वाले का निकालो। ये 1 आएगा, ऊपर 2 आएगा, नीचे 3 आएगा, इधर 4 आएगा। तो ये कैसा दिख रहा होगा? ऐसा। ऐसे जाओगे, R आएगा, लेकिन स्विच करके S लिख दोगे। क्यों? 4 वाला हॉरिजॉन्टल पर है। तो यहां क्या आंसर आए? RS। क्या है? RS। तो आप देखो कॉन्फ़िगरेशन स्विच हो गया, सही ना? अरे भाई, कॉन्फ़िगरेशन स्विच हो गया ना। और अगर कॉन्फ़िगर देखो, S का R हो गया और R का S हो गया। कॉन्फ़िगरेशन स्विच होने पर क्या हो जाता है? एनहांसमेंट हो जाता है। दोनों को ही स्विच होना चाहिए, ऐसा नहीं एक का स्विच हो रहा है और दूसरे का नहीं हो रहा है, तब तो वो मिरर इमेज ही नहीं आएंगे, तब तो वो डायस्ट्रीमर बन जाएंगे, है ना। दोनों का ही स्विच होना चाहिए। अगर 2 कायरल कार्बन ले रहे हो तो एनहांसमेंट आ गया, यहां से ही पता चल गया। लेकिन इसमें टाइम बहुत खराब हो रहा है आपका। भाई RS निकाल रहे हो आप, फिर कंपेयर करा रहे हो। इससे अच्छा क्या है? सबसे बढ़िया जो मैंने पहले बताया था, क्या? सीधा सीधा चेक कर लो मिरर इमेज वगैरह, है ना। समझ गए बात को? मैंने RS से भी निकाल के आपको बता दिया। मैंने इसलिए बता दिया कि कई लोग ऐसा ही बोलते, सर RS से भी निकाल सकते। बिल्कुल निकाल सकते हो, लेकिन बेटा टाइम लग जाएगा उसमें आपको, ठीक है। तो सबसे बढ़िया तरीका कौन सा था? मिरर इमेज चेक कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं RS वाला हटा दूं अब आपके सामने से, हटा दूं? तो सीधा मिरर इमेज वाले से कर लो। बाकी RS मैंने करके दिखा दिया आपको एक बार। आप भी निकाल सकते हो RS से, है ना। लेकिन वैसे मत किया करो, डायरेक्ट किया करो, जल्दी आंसर आ जाएगा। ये है आपका, ठीक है, वेरी गुड। नोट, इसको तो नोट कर लो, इसको लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अगला एक और सवाल करो, है ना। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और करते हैं। चलो अब बताओ, अब क्या आएगा? अब क्या आएगा? अब बताओ आंसर, बताओ अब क्या आएगा आंसर? इसको देखो, इसको देखो। क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं? क्या मिरर इमेज नहीं है? और बेटा अगर मिरर इमेज नहीं है तो सीधे ही आंसर बोल दो, क्या? डायस्टेरियोमर। खत्म हो गया काम। सिंपल है। कितना आसान है भाई। क्या आप इसमें मिरर लगाओगे तो ऐसा दिखेगा? नहीं दिखेगा ना भैया। देखो यहां दोनों OH राइट साइड हैं, यहां एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड है, कहां से मिरर इमेज हो जाएगा भैया? मिरर इमेज हो ही नहीं सकता। और बेटे मिरर इमेज नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है? बस डायस्टेरियोमर है। क्या वजह जीवन में? नोट कर लो। तो अगर 2 कायरल कार्बन होंगे तो एनेंटियोमर डायस्टेरियोमर आइडेंटिकल हो सकता है, ठीक है। अब आइडेंटिकल में क्या करें? दोनों कंपाउंड सेम ही बना देंगे, तो आप बोल देना आइडेंटिकली।
नोट कर लो फटाफट। ठीक है, डन डन डन। मिरर आप कैसा भी लगा सकते हो, मिरर आप ऐसा भी लगा के देख लो, मिरर आप ऐसा भी लगा के, कैसा भी मिरर लगा के आप देख सकते हो, है ना। ठीक है, अगर आप इसको आरएस से करना चाहते, लेंदी है आई नो, अगर आप आरएस से इसको करना चाहते तो देखो इस वाले का और इस वाले का देखना जरा ध्यान से, इस वाले का और इस वाले का सेम आता। क्यों? ये दोनों ही सेम दिख रहे हैं नीचे से। इसका जो भी आता उसका अपोजिट इसका आ जाता, मतलब एक सेम रहता और एक स्विच हो जाता। कॉन्फ़िगरेशन, आरएस कॉन्फ़िगरेशन ना, एक सेम रहता एक स्विच हो जाता। जैसे फॉर एग्जांपल इसका मान लो तुम्हारा एस आया इस वाले का, तो इसका आर आता, और इस वाले का तुम्हारा आर आया तो इसका भी आर आता, ऐसा। तो एक चेंज हो गया और एक सेम रहा। देखो, तो अगर आपको आरएस नोमेनक्लेचर से करना जो कि लेंदी होता है, आप उससे भी कर सकते हो। साफ साफ दिख रहा है तो सीधा करो ना यार, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। ठीक है, चलें आगे बढ़े। वेरी नाइस शशांत, वेरी नाइस, एकदम सही कह रहे हो। एक सेम अदर स्विच, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये रिलेशन होता है आपका डायस्टोम वगैरह इन सब का। अब चलते हैं बेटा एक्सपेरिमेंटल चीज पर। अब आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का डिटेल समझ में आएगा कि जो हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी, क्या क्या पढ़ा अपन ने, आरएस नोमेनक्लेचर पढ़ा, कायरल कार्बन, कायरल सेंटर, ये सब चीजें पढ़ी, वो क्यों पढ़ रहे थे हम। एक्चुअल में जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमेना है वो एक एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, जिसको हम बोलते हैं पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है? पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट। और ये जो पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट होता है ना, ये जो पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट होता है ना, इसमें कुछ सेटअप होता है भाई। एक्सपेरिमेंट है तो कुछ सेटअप होगा। ठीक, अगर सेटअप की बात करें तो इसमें क्या होता है, ऑर्डिनरी लाइट होती है। ऑर्डिनरी लाइट जो हर डायरेक्शन में फैलती है। देखो क्या होता है, समझना बात को। ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है? जो हर डायरेक्शन में फैलती है। साफ शायद दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। हाँ ठीक है, तो मैं इसको बना देता हूं तो आपको एकदम सही दिख जाएगा। ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है? जो हर डायरेक्शन में जाती है। जैसे तुम्हारे घर में बल्ब होते हैं, ट्यूबलाइट होती हैं, हर डायरेक्शन में फैलती हैं, जो सभी डायरेक्शन में जा रही है। सभी दिशाओं में जा रही है ये, है ना, हर डायरेक्शन में फैल रही है। जब इस ऑर्डिनरी लाइट को हम पास करते हैं निकोल प्रिज्म से, इसको बोलते हैं निकोल प्रिज्म, इसमें मटेरियल यूज करते हैं CaCO3। तो जब ये ऑर्डिनरी लाइट इस निकोल प्रिज्म से पास होती है तो ऑर्डिनरी जो हर डायरेक्शन में फैल रही थी, जैसे ट्यूबलाइट लगी है, बल्ब है, हर डायरेक्शन में जो फैल रही थी, जैसे ही तुमने निकोल प्रिज्म से पास कराया तो इस प्रिज्म की एक क्वालिटी होती है। क्या करता है ये? हर डायरेक्शन में फैलने वाली लाइट को यूनि डायरेक्शन कर देता है। जैसे लेजर हो गई आपकी, लेजर हो गई एक ही डायरेक्शन में जाती है ना, तो ये क्या करता है? एक डायरेक्शन में कर देता है उस लाइट को। तो जो हर डायरेक्शन में फैल रही थी उसको यूनि डायरेक्शन कर देगा। तो हर डायरेक्शन में जो लाइट फैल रही थी, ये प्रिज्म है आपका। ठीक है, ये क्या है? प्रिज्म है। इस तरीके से दिखाया गया इसको, ऐसा प्रिज्म है ये। ठीक है, तो हर डायरेक्शन में फैलने वाली लाइट यूनि डायरेक्शन हो जाती है। और जब इस लाइट को, ये यूनि डायरेक्शन लाइट जिसका नाम होता है PPL, और PPL का फुल फॉर्म होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट।
तो जो हर डायरेक्शन में लाइट जा रही थी पहले शुरुआत में, ये क्या है? ऑर्डिनरी लाइट है। जो हर डायरेक्शन में जा रही थी, जब ये प्रिज्म से पास हुई, क्या नाम है इसका? निकोल प्रिज्म नाम है। तो यूनि डायरेक्शन हो गई, अब दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। और ये यूनि डायरेक्शन लाइट जब एक ट्यूब होती है जिसको पोलरीमीटर ट्यूब बोलते हैं, लैब में कभी गए हो तो छोटी छोटी ट्यूब रखी होती है ना, तो इस ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन भर देते हैं। इस ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन भर देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, तो यहां क्या है? सैंपल ट्यूब लिखा है, मतलब मैं यहां ये लिख देता हूं कि यहां पर क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्यूशन। ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है, आराम से समझो, धीमे धीमे। तो जो हर डायरेक्शन में लाइट फैल रही थी, जब प्रिज्म से पास कराया वो यूनि डायरेक्शन हो गई, एक ही डायरेक्शन में जाने लगी। जब इसको तुम पोलरीमीटर ट्यूब से, जिसको सैंपल ट्यूब बोलते हैं, पोलरीमीटर ट्यूब से पास करोगे, जब इसको तुम पोलरीमीटर ट्यूब से पास करोगे तो कुछ कुछ होता है, बहुत ध्यान से समझना। जब इसको तुम पोलरीमीटर ट्यूब से पास करोगे, ये इस तरीके से एक ट्यूब है, तो कुछ कुछ होता है। क्या होता है? या तो ये लाइट जो एक, जैसे मान लो ये पीपीएल है, ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट है, दिख रहा है ना ये, तो या तो ये लाइट घूमेगी या नहीं घूमेगी। ध्यान सुनना, या तो ये देखो, ये लाइट क्या है? एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो ऐसी जा रही है। ठीक है, अगर ये नहीं घूम रही तो ऐसी जाएगी। या तो घूमेगी या नहीं घूमेगी, नहीं घूम रही है तो ऐसी जाएगी। और अगर घूम रही है तो दो चॉइस हैं, या तो ऐसे घूमे, ऐसे, ठीक है, आपकी तरफ से देखें तो क्लॉकवाइज, या ये ऐसे घूमे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो लाइट है, या तो ये सीधी चली जाए या ये घूम जाए, जैसे इस डायग्राम में उन्होंने घुमा रखा है ऐसे क्लॉकवाइज। तो अगर ये घूम गई तो ये कंपाउंड हो जाता है ऑप्टिकली एक्टिव, बोलते हैं इसको। कंपाउंड को क्या क्लासिफाई किया गया? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। और अगर ये लाइट नहीं घूमी तो ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। अब अगर घूम गई तो उसके भी दो चॉइस हैं, वो अगले पेज पे लिखवा दूंगा मैं, पहले आप एक्सपेरिमेंट समझो। ये लाइट यहां पर इन्होंने घुमा दी, इसका मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑर्गेनिक सॉल्यूशन जो बनाया आपने, जो कंपाउंड यूज किया, वो ऑप्टिकली एक्टिव है। अच्छा, सॉल्यूशन बनाया तो कुछ कॉन्सेंट्रेशन भी होती होगी। यस, कॉन्सेंट्रेशन होती है ग्राम पर ml। कॉन्सेंट्रेशन किस में लेते हैं? ग्राम पर ml। यूजुअली कॉन्सेंट्रेशन मोल पर ml में डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन इसमें हम ग्राम पर ml में लेते हैं। और इसकी जो लेंथ होती है, इसकी ये लेंथ जो है वो डेसीमीटर में होती है, डीएम। किसकी? ट्यूब की लेंथ। ठीक है, तो जब ये लाइट घूम जाती है, क्या हुआ? ये लाइट घूम गई तो हम क्या बोल देंगे भैया? क्या बोल देंगे? हम ये बोल देंगे कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। अब ये कैसे पता चल रहा है घूमे गई? यहां पर एक क्या होता है? एनालाइजर इसको बोलते हैं। एनालाइजर मतलब वहां पर पता चल जाता है कि रीडिंग क्या आ रही, मतलब जब लाइट पास होती है तो हमें पता चल जाता है कि 0 डिग्री से डेविएशन कितना है ना। तो इन्होंने क्या करा? 0 डिग्री से डेविएशन ले रखा है यहां पर। ठीक, तो यहां पर क्या करते हैं अपन? एनालाइजर लगा देते हैं। ये क्या है? एनालाइजर है। ठीक है, क्या है ये? एनालाइजर। इस तरीके से दिखाते हैं इसको। और ये आप कैसे देखते हो? इस एनालाइजर पर रीडिंग होती है और ये आपको बता देता है कितना घूम रहा है। आप अपनी आंखों से देखोगे। यहां पर क्या है? आप खड़े हुए हो। यहां पर कौन खड़ा है? आप खड़े हो बेटा। ठीक है, ये ऑब्जर्वर है। या ऐसा लिख दो, आई है, आपकी आंख है सबसे बढ़िया। अब ध्यान से सुनो, ये नोट करने की जरूरत नहीं है, जो नेक्स्ट पेज पे मैं लिखूंगा वो जरूर लिख लेना। एक्सपेरिमेंट समझो क्या होता है, एक बार फिर से बता रहा हूं। जो लाइट हर डायरेक्शन में फैल रही थी उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट। जब उसको तुम प्रिज्म से पास करते हो तो यूनि डायरेक्शन हो जाती है, जिसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। और जब प्लेन पोलराइज लाइट को ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से पास कराते हो तो वो लाइट घूमेगी या नहीं घूमेगी? आपको कैसे पता चलेगा? आपकी आंख यहां पर है, यहां से देख रहे हो आप। ठीक है, अगर नहीं घूमी तो ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड होता है, घूमी तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है।
अब घूमने के भी दो चॉइस, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसका मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कुछ कुछ नाम तो रखे होंगे साइंटिस्ट लोगों ने, है ना, समझना बात को। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के कुछ कुछ नाम रखे होंगे साइंटिस्ट लोगों ने, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। इसको आपको नोट करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट समझा रहा था। अगले पेज पर मैं सेम यही चीज समझा रहा हूं, ठीक है, उसको नोट करना है, उसको नोट करना है। ठीक है, चलें आगे। निकोल उसका नाम है प्रिज्म का, कह रहे निकोल क्या होता है अब इसको आपको इसको नोट करना है। ठीक है, मेरे पास क्या है, ऑर्डिनरी लाइट। जब इस ऑर्डिनरी लाइट को, ये जरूर नोट करिएगा आप, है ना, जब इस ऑर्डिनरी लाइट को पास करते हैं किससे, निकोल प्रिज्म से, तो लाइट हो जाती पीपीएल। पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट निकोल प्रिज्म से पास होती है, पीपीएल में कन्वर्ट हो जाती है। और अब इस पीपीएल को हम डालते हैं किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से पास कराते हैं। तो अब तुम्हारी दो चॉइस हैं, क्या, इफ पीपीएल डज नॉट रोटेट, अगर पीपीएल रोटेट नहीं हुई, देन कंपाउंड इज, मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड तुमने लिया, जिसका सॉल्यूशन तुमने प्रिपेयर किया, कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। और इफ पीपीएल रोटेट्स, अगर पीपीएल रोटेट हो गई तो इसकी दो चॉइस हैं, क्या, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। भाई अगर पीपीएल घूम रही, मान लो ये चीज है, ठीक है, अब इसका रोटेशन कैसा हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं ना। अगर क्लॉकवाइज घूमेगी तो हम कंपाउंड को बोल देते हैं, कंपाउंड इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। ध्यान से सुनना, कंपाउंड क्या है आपका, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, स्मॉल डी या फिर प्लस। जो रीडिंग होती है, अगर क्लॉकवाइज आ रहा है तो हम प्लस रीडिंग मानते हैं, एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस रीडिंग मानते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये एनालाइजर है, ठीक है, यहां पर 0 सेट कर दिया तुमने, ठीक है, 0 डिग्री। अब अगर लाइट घूम रही है क्लॉकवाइज, ये तो ये एंगल क्या है, सपोज +20, ऐसा बोल देंगे। अगर यही घूम रही है इस तरफ तो इसको क्या बोल देंगे, -20। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को डिस्टिंग्विश रखने के लिए प्लस और माइनस वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो अगर पीपीएल तुम्हारी रोटेट कर रही है तो या तो क्लॉकवाइज करेगी या एंटी क्लॉकवाइज करेगी। अगर क्लॉकवाइज करेगी तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, डी या फिर प्लस बोलेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज करेगी तो लेवो रोटेटरी होगा, लेवो रोटेटरी। ठीक है, स्मॉल एल या फिर माइनस। बेटा यहां ध्यान रखना, कैपिटल डी और कैपिटल एल नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, स्मॉल डी और स्मॉल एल। और अगर पीपीएल रोटेट नहीं करती है तो कंपाउंड इनएक्टिव है, और रोटेट करती है तो दो चॉइस हैं, और अगर रोटेट करती है तो कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अगर रोटेट करती है तो कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो आपके सामने कोई कंपाउंड दिया जाए और पूछा जाए बताओ, ध्यान सुनना, अगर आपके सामने कोई कंपाउंड दिया जाए और पूछा जाए बताओ ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, तुरंत पोलरिमीटर का सेटअप जमा लेंगे, कंपाउंड डाल देंगे, पीपीएल से पास करा देंगे और चेक कर लेंगे पीपीएल घूम रही कि नहीं। ये कंडीशन होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। ठीक है,
और ये ध्यान रखना, कैपिटल डी वर्ड यूज नहीं करते क्योंकि कैपिटल डी किसी और चीज के लिए यूज होता है, कैपिटल एल यूज नहीं करते किसी और चीज के लिए यूज होता है, यहां पर स्मॉल डी और स्मॉल एल यूज करते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको, ये चीज आपको लिखनी है। तो ये है ओवरऑल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमेना। आपसे अगर कोई पूछता है व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो आपको क्या बताना है, कोई कंपाउंड को अगर हम ऑर्गेनिक सॉल्यूशन को अगर हम पीपीएल से पास कराएं, अगर वो ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से पास होने के बाद पीपीएल घूम रही है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, नहीं घूम रही है तो इनएक्टिव है। अगर कोई पूछे घूमेगी तो क्या होगा, बोल देना क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। अगर क्लॉकवाइज होगा तो हम उसको डेक्स्ट्रोरोटरी कंपाउंड बोल देंगे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो लेवो बोल देंगे। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, तो ये कहानी लिख लो, ये पोलरीमीटर एक्सपायर। पीपीएल का फुल फॉर्म बेटा पीछे लिख दिया था मैंने, प्लेन पोलराइज लाइट। नोट कर लो मालिक जल्दी से। कई बार क्या होता है ना बेटा, आपके सामने जिंदगी में पहली बार चीजें आती तो बड़ी अजीब सी लगती हैं, अरे ये क्या चल रहा है, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे धीमे धीमे तो समझ में आएगा, अच्छा ये बताया था सर ने। ठीक है, तो इसको रिवाइज करना पड़ेगा आपको इन सब चीजों को। चलें आगे बढ़े। डन। पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट नाम है इसका, पीछे बताया तो था, अभी आए हो क्या क्लास के अंदर। पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट होता है, पीपीएल का फुल फॉर्म भी लिख दिया था। ठीक है, नोट कर लिया तो आगे बढ़े। ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये था आपका पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट। अब हम बात कर लेते हैं कंडीशन फॉर एग्जीबिशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। मतलब आपके सामने सवाल यह होगा कि बताओ ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है, ऐसा पूछा जाएगा। क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे बताओ। पुट द कंपाउंड इन पोलरीमीटर ट्यूब, पीपीएल पास कर दो। सैंपल ट्यूब, एक कह रहा है सर सैंपल ट्यूब क्या होता है। सैंपल ट्यूब का मतलब एक ट्यूब होती है नॉर्मल सी, जैसे इसी को भी ट्यूब बोल सकते हो तुम। अगर इसको मैं अंदर से खाली कर दूं बस ऐसी ट्यूब, ट्यूब तो देखी होगी ना। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, सैंपल ट्यूब में या एक ट्यूब के अंदर क्या डाल दोगे, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, पीपीएल पास कराओगे। घूमेगी तो एक्टिव है, नहीं घूमेगी तो इनएक्टिव है। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग लगाया, उनने सोचा कि भैया यार एक बात बताओ, तुम तो ऐसे हर कंपाउंड को पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट में डाल डाल के चेक करोगे, सही ना। आप ऐसे तो हर कंपाउंड के लिए पोलरीमीटर सेटअप बनाओगे, कितना टाइम खराब होगा आपका। तो उन्होंने क्या किया, कुछ ऑब्जर्वेशन किया। क्या भाई, स्टार्टिंग में तो जब एक्सपेरिमेंट होता है तो कई बार क्या होता है, आप लोगों ने भी तो लैब में टेस्ट वगैरह कुछ किए होंगे ना जीवन में, तो हम क्या कई चीजें बार बार टेस्ट करते हैं। अच्छा ऐसा हो रहा है, बार बार रिपीट हो रही है रीडिंग, है ना, इस टाइप से चीजें होती हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने भी ऐसा ही किया कि भैया कंपाउंड डाल डाल के चेक किया। ठीक है, और उनको यह पता चला कि जब इस टाइप का कंपाउंड होता है तो मैक्सिमम केसेस में ये ऑप्टिकल एक्टिव होता है, और इस टाइप का कंपाउंड होता है तो इनएक्टिव होता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने कुछ कंडीशंस बना दी कि आप बिना सेटअप के भी बता सकते हो, थ्योरेटिकली भी बता सकते हो कि ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है। अदरवाइज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसा फिनोमेना है, एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना है, और उस एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना के बेसिस पर ही आप बता सकते हो एक्टिव है कि इनएक्टिव है। लेकिन बार बार एक्सपेरिमेंट करेंगे, टाइम खराब होगा, सेटअप का खर्चा भी होता है ना। तो इसीलिए क्या हुआ, कुछ कंडीशन बना ली गई। क्या कंडीशन बना ली गई, वही मैं बता रहा हूं कि अगर ये कंडीशन चेक कर लोगे तो बता सकते हो आप, हाँ ये कंपाउंड एक्टिव है, ये इनएक्टिव है। ठीक, तो क्या कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है, आपके सामने थ्योरेटिकली किसी भी कंपाउंड में अगर प्लेन ऑफ सिमिट्री है, क्या है, प्लेन ऑफ सिमिट्री, अगर किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमिट्री है, ध्यान सुनना, अगर किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमिट्री है
अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री पीओएस अगर ये है तो कंपाउंड होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। ध्यान से सुनना, अगर किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो कंपाउंड होता है, ऐसा देख लिया कि ऐसा हो रहा है, अरे वाह, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो एक्टिव हो जाएगा, सीधा सा। अगर ये नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसका मतलब अगर तुमने पीओएस निकालना सीख लिया तो काम हो गया, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म खत्म। अगर तुमने पीओएस निकालना सीख लिया तो काम हो जाएगा आपका। तो आप बता सकते हो ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है कि इनएक्टिव है। बात सही है एकदम। अब ये पीओएस क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, ध्यान सुनना जरा। अब ये पीओएस क्या होता है, तो मैं आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री समझा रहा हूं। पीओएस ध्यान से देखना। अगर मैं आपको पीओएस के बारे में बात बताऊं, इधर, अगर मैं आपको पीओएस के बारे में बात बताऊं तो बहुत आसान सी चीज से सीखेंगे। मान लो मेरे पास, पहले मैं आपको एबीसीडी अल्फाबेट से सिखा देता हूं, फिर कंपाउंड में अप्लाई कर देंगे। मान लो मेरे पास एक अल्फाबेट है ए, ध्यान से सुनना। मेरे पास कोई अल्फाबेट है ए, तो मुझे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढनी है। प्लेन ऑफ सिमेट्री पता क्या होता है? ऐसा प्लेन जिसको तुम मॉलिक्यूल के अंदर डाल दो तो मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, दो इक्वल हाफ्स हो जाए उसके। क्या बोला मैंने, ध्यान सुनो। ऐसा प्लेन जिसको तुमने मॉलिक्यूल में डाला, कैसा भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, वो आपको सोचना है। सोचना आपको, कोई सा भी प्लेन जो आपकी इच्छा हो। तो बताओ इसमें कोई ऐसा प्लेन मिल सकता है जिसको मैं डालूं तो दो इक्वल हाफ में मॉलिक्यूल डिवाइड हो जाए? बिल्कुल मिल सकता है। देखो, अगर मैं यहां पर इस टाइप का प्लेन ले लूं, देखना ध्यान से, ये, तो आप देख पा रहे हैं क्या, मॉलिक्यूल दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया। देखो, बीच में से डाल दो, बीच में से प्लेन, ये प्लेन डाल दो तो मॉलिक्यूल दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया। चेक कर लो जरा, मॉलिक्यूल दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया। हुआ? वेरी गुड। ऐसे ही और सोचते हैं, आओ मैं सोचवाता हूं आपको। देखो, चलो इसके बारे में सोचेंगे। क्या इसमें कोई ऐसा प्लेन है जिसको डालें तो मॉलिक्यूल दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए? बताओ, कोई सा भी सोच लो, कोई सा भी प्लेन सोच लो। क्या इसमें कोई प्लेन ले सकते हैं जिससे मॉलिक्यूल इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए? यस सर, ये रहा। देखो देखो, दिख रहा आपको ये प्लेन? देखो, सिंपल है। अगला बताना, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी? क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी? बताओ। बिल्कुल होगी। अरे भाई, अब तो समझ गए। यहां से काट दो, मॉलिक्यूल को काट दो, दो इक्वल हाफ बनने चाहिए, है ना? बहुत बढ़िया। ये कहानी है इस टाइप से। ठीक है, और भी सोचवाता हूं नेक्स्ट पेज में, पहले आप इसको नोट कर लो। तो ये तीनों ही अल्फाबेट ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। और भी कर लेंगे, डी ई एफ जी एच, इस टाइप से। और किसी भी कंपाउंड में जरूरी नहीं कि एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक से ज्यादा पीओएस भी आ सकती है ना? इसको लिख लो, फिर आगे पे चलते हैं। लिख लिया? लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और कर लेते हैं। अगला बताना, ये बताओ। ये बताओ, तो थोड़ी फील ले लो पीओएस की, फिर तो अपन कंपाउंड में चेक कर ही लेंगे। ये बताओ,
बता दे जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। डी ई एफ जी, जी के बाद क्या था बेटा? एच। सोचना आपको है। बस इतने काफी है, इससे तो आ जाएगा आपका। इतने काफी। बताओ, अब तो समझ जाओगे। अगर मैं प्लेन की बात करूं तो यहां ये वाला मिल जाएगा, देखो चेक करो। यहां ये वाला मिल जाएगा, यहां नहीं मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा। यहां तुम्हें ये भी मिल सकता है, ऐसे भी काट दो और ऐसा भी काट सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो। यहां भी तुम चाहे ऐसे काट लो, चाहे इसको ऐसे काट लो, ठीक है। इसमें नहीं मिलेगा, के वाले में ऐसे काट दो तो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें है नहीं तो नो लिख दो, नो नो। तो आप बता सकते हो ए से लेकर के तक, आप बता सकते हो ए से लेकर के तक। ऐसे आप और भी चेक कर लेना, है ना, आप इतना टाइम पास नहीं कर रहे। के तक ठीक है ना, बाकी कंपाउंड में चेक करेंगे ना, हमारा जो मेन काम है। अभी तो सिर्फ फील दिला रहा था कि एबीसीडी में से सीख लो, प्लेनोसिमेट्री। सुनो, ए से लेकर के तक कौन कौन से एक्टिव है, कौन कौन से इनएक्टिव है, बताओ। ए से लेकर के तक कौन कौन से एक्टिव है, कौन कौन से इनएक्टिव है। अल्फाबेट ए, ए वाला इनएक्टिव, बी वाला इनएक्टिव, सी वाला इनएक्टिव, डी वाला इनएक्टिव, ई वाला इनएक्टिव, एफ एक्टिव, जी एक्टिव, एच इनएक्टिव, आई इनएक्टिव, जे एक्टिव, के इनएक्टिव, एल एक्टिव, एम इनएक्टिव। ऐसे चेक कर सकते हो आप, ठीक है। क्लियर है बेटा? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, जल्दी बताइए। समझ गए मतलब एबीसीडी से। अब इसी चीज को हम किस में अप्लाई करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है। चलें आगे, ठीक है। चलें आगे बढ़े। हाँ बेटा, एक से ज्यादा पीवीएस हो सकती है। एक बच्चा पूछा एक से ज्यादा हो सकती। कम से कम एक पीवीएस मिल जाए, काम हो जाएगा आपका। अगर एक पीवीएस मिल गया ना, ऑप्टिकल इनएक्टिव बोल देना। कम से कम एक पीवीएस मिलना चाहिए, एटलीस्ट वन पीवीएस, ठीक है। चलें आगे बढ़े। चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब मैं आपको अप्लाई करके बताता हूं कंपाउंड्स में, ठीक है। तो यहां पर हम दो केसेस कवर करेंगे। व्हेन, अभी 11th में एलिमेंट्री बेसिस पर हमें 1 कायरल कार्बन और 2 कायरल कार्बन का सीखना है। क्लास 12th में अपन और भी स्पेशल केसेस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के जब देखेंगे, पूरा डिटेल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्लास 12th में ही पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ एलिमेंट्री आइडिया दे रहा हूं, जितना आपको जरूरत है, ठीक है। व्हेन ओनली 1 कायरल कार्बन इज प्रेजेंट, व्हेन ओनली 1 कायरल कार्बन is present, when 2 chiral carbons are present, when 2 chiral कार्बन्स आर प्रेजेंट। देखो बेटा, मैंने आपको आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल पूरा डिटेल में पढ़ाया है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पेशल केसेस लेके कंप्लीट ज्योमेट्रिकल पढ़ाया है मैंने, क्योंकि 11th में ज्योमेट्रिकल पूरा पढ़ाते हैं। ऑप्टिकल क्या होता है, 12th का मेजर पोर्शन होता है। ऑप्टिकल का बस एलिमेंट्री आइडिया देते हैं, और एलिमेंट्री आइडिया आप ले लो, बाकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्लास 12 में दोबारा से पढ़ेंगे ही, है ना, ठीक है। आइए जरा समझते हैं। व्हेन ओनली 1 कायरल कार्बन इज प्रेजेंट,
तो कंपाउंड इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, कंपाउंड इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि पीओएस कभी आएगी ही नहीं, पीओएस कभी आएगी ही नहीं। चेक कर लो तुम, देखो देखो देखो, चेक कर लो, आओ चेक करवाते हैं। कभी पीओएस आएगी नहीं अगर एक ही कायरल हुआ तो। देखो मान लो यहां H लगा दिया, यहां Br लगा दिया, यहां CH3 लगा दिया, यहां NH2। क्यों? अगर कायरल कार्बन होगा तो चारों ग्रुप तो डिफरेंट होंगे, और अगर चारों डिफरेंट है तो कहीं से पीओएस आ ही नहीं सकती। देख लो देख लो देख लो, सोच लो, थोड़ा सा तो दिमाग लगा लो मालिक। अगर चारों ग्रुप डिफरेंट हैं और एक ही कायरल कार्बन है तो पीओएस आ ही नहीं सकती भैया। और अगर पीओएस आ ही नहीं सकती तो बोल दो ना सीधा, हमेशा ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। ठीक है, अगर दो कायरल कार्बन हुए तो चेक करना पड़ेगा पीओएस, चेक पीओएस। अगर पीओएस नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और पीओएस अगर है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ओए मतलब एक्टिव, ओआई मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऐसा लिखता हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में, है ना। जैसे आइए जरा चेक कर लेते ना एक बार। बताइए बताइए, बोलिए, बताइए बताइए, चेक करिए, इसमें चेक करिए और इसमें चेक करिए। दोनों चेक करिए। बोलिए, क्या इसमें पीओएस है? यस सर। दिख रही है कहां से? ये रही, देखो तो यहां पीओएस है, देखो ना। अगर मैं ये प्लेन लेता हूं तो देखो ऊपर और नीचे वाला हाफ सेम है, और Br यहां राइट साइड लगा है, यहां भी Br राइट साइड लगा है, यहां H लेफ्ट साइड लगा है, यहां भी H लेफ्ट साइड लगा है, तो ये पीओएस हो जाएगी। जबकि यहां पर देखो Br यहां कहां लगा दिया, राइट, और Br यहां कहां है, लेफ्ट। तो आप अगर ये प्लेन लेना चाहते हो तो ये पीओएस नहीं हो, क्यों? उधर Br राइट लगा है, उधर Br लेफ्ट लगा है, ठीक है, तो इसमें पीओएस नहीं आएगी। यहां पीओएस थी तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, OIA, और यहां पीओएस नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव, OA। क्लियर एकदम? तो अगर एक कायरल कार्बन हुआ तो बेटा ऑप्टिकली एक्टिव बोल देना। यस, बिल्कुल सही। और अगर बेटे दो कायरल हुए तो पीओएस चेक कर लेना, ठीक है, दो हुए तो पीओएस चेक कर लेना। क्लियर है? नोट कर लो इसको। ठीक, एक बच्चा पूछा था अगर स्यूडो कायरल हुआ, बेटा स्यूडो कायरल की ऑप्टिकल एक्टिविटी और इनएक्टिविटी के बारे में कमेंट क्लास 12th में करेंगे, है ना। एक चीज और होती है, देखो हो सकता है, अब देखो हमें नहीं पता ना कि आप लोग सिर्फ मुझसे पढ़ रहे हो या कहीं और पढ़ रहे हो सकता है कई लोग कहीं बाहर से भी पढ़ रहे हो, उनको प्लेन ऑफ सिमेट्री के अलावा सेंटर ऑफ सिमेट्री भी बताया गया होगा। बिल्कुल, हमको भी आता है, लेकिन हम नहीं बता रहे यहां पे क्लास 11th में। उनको एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी बताया गया होगा, उनको अल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी बताया गया होगा, होता है ऐसा। अगर आप डिटेल में पढ़ने जाओगे तो बहुत सारा, अब ऐसे तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अगर मैं डिटेल में पढ़ाना चालू कर दूं तो आपका फिर सिलेबस ही टाइम पे नहीं हो पाएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक्चुअल में जो चीज है वो क्लास 12th की चीज है। मैं आपको 12th में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इतना डिटेल में पढ़ा दूंगा कि सवाल गलत नहीं होगा आपका, इतना गारंटी है, ठीक है। इसलिए अभी 11th में एलिमेंट्री बेसिस पर जितना बता रहा हूं उतना ध्यान रखो। देखो स्कूल में सवाल आना नहीं है, ठीक है, और नेता बनने की जरूरत नहीं है सही है ना।
आपको जेई कब देना है? जब आपको जेई देना है तो क्लास 12 तो आ जाएगी ना, अभी नेक्स्ट मार्च में ही आ जाएगा अपना हेलो एल्केन हेलोरीन, तो मैं वहां पर पढ़ा दूंगा। ठीक है, बात समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि कई बच्चे होते हैं पढ़ते हैं, ऐसा थोड़ी है, मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं जाना गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि अब ये मत कहना कि सर आपने तो सेंटर ऑफ सिमेट्री बताई ही नहीं। ओ भाई ये क्या हो गया, सर आपने एक्स ऑफ सिमेट्री नहीं बताई, पंकज सर को तो अल्टरनेट एक्स ऑफ सिमेट्री नहीं आता, पंकज सर ने तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म उड़ा दिया। भाई 11th क्लास में जितना है, जितना तुम्हें आइडिया होना चाहिए, देखो एनसीईआरटी में दिया नहीं है, स्कूल में आना नहीं है, बस हम 2-3 लेक्चर में क्या कर रहे हैं कवर, सिर्फ इतना कवर कर लेते हैं कि थोड़ा बेसिक आइडिया हो जाए आपको आइसोमेरिज्म का, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, ताकि क्लास 12th में हम इसको जब डिटेल में एक्सप्लोर करें तो आपको थोड़ा बहुत तो पता रहे। ठीक है, समझ रहे हो बात को? बात समझ में आ गई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलें आगे, अब मैं आपको कुछ सवाल करवा देता हूं। बाकी जिसको आता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसने पढ़ रखा है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हम और हमारे बच्चे क्लास 12th में पढ़ेंगे उसको, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों का ड्रॉपर बैच होता तो मैं आपको पूरा डिटेल में आइसोमेरिज्म पढ़ाता, ऑप्टिकल सारी चीजें बताता, सेंटर ऑफ सिमेट्री, रिंग वाले कंपाउंड, सारी चीजें। लेकिन आप 11th के बच्चे हो, 11th में जितना पता होना चाहिए उतना आपको बता दिया है। ठीक है, चलें आगे। चलो, ओआईए बेटा ऑप्टिकल इनएक्टिव, ओआईए का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अब मैं कुछ सवाल दे रहा हूं, फटाफट से कर लेना। लो बताओ जरा। कमेंट ऑन ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है? कमेंट ऑन ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है, ये आपको बताना है। ठीक है, पहला सवाल। दूसरा सवाल। फटाफट से आंसर करते जाएं, जीवन में उत्साह और उमंग बना रहेगा। तीसरा सवाल। चलिए करिए, ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है, इस पर आप कमेंट कर दीजिए तो जीवन में अच्छा लगेगा। पहला बताएं, दूसरा बताएं, तीसरा बताएं। चेक करें जरा, देखो इसमें आपको साफ साफ एक कायरल दिख रहा है। देखो ये क्या है, कायरल कार्बन है, क्यों? यहां एक एच बी तो होगा, तो एच बी आर मिथाइल इथाइल, ये चारों ग्रुप डिफरेंट हैं। अगर ये चारों ग्रुप डिफरेंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अगला बताओ, क्या इसमें कोई पीयूएस मिल रही है? पीयूएस, अगर तुम इसको पीयूएस लेना चाहते हो तो यहां सीएल लगा है, यहां बीआर लगा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकती, है ना? इसका मतलब इसमें पीयूएस नहीं है, और पीयूएस नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तीसरा चेक करो, अगर तुम यहां से प्लेन लेते हो, ध्यान से देखना, अगर तुम यहां से प्लेन लेते हो तो ये दोनों तो सेम है, ये दोनों भी सेम है, लेकिन यहां मिथाइल लगा है, यहां इथाइल लगा है। देखो ऊपर मिथाइल है, नीचे इथाइल है, भैया कहां से सिमेट्री आ जाएगी? मतलब पीओएस इसमें भी नहीं है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सिंपल है ना, तीनों ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। आ गया आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
ठीक है, सबका आ गया आंसर? आ गया आंसर? चलें आगे बढ़े बेटा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। नोट कर रहा है क्या कोई इसको? नोट कर रहा है क्या इसको? हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अब चलते हैं मेसो कंपाउंड पर। ये मेसो कंपाउंड क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। कंपाउंड्स हैविंग 2 or more chiral carbons, 2 or more chiral carbons, ध्यान सुनना। कंपाउंड्स हैविंग 2 or more chiral carbons with plane of symmetry with POS। इसका मतलब यहां पर इस वाले वर्ड पे फोकस करना, प्लेन ऑफ सिमेट्री के साथ 2 या 2 से ज्यादा कायरल कार्बन होंगे। और बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर है तो सर आपने बोला पीओएस है, तो ये तो ऑप्टिकल इनएक्टिव है। यस, तो मेसो कंपाउंड्स जो हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। मेसो कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, बिल्कुल सही बात है। एग्जाम्पल से समझ लो, एक एग्जाम्पल से क्लियर समझ आ जाएगा। मेसो और नॉट, ये आपको बताना है। देखो जरा, क्या इसमें 2 कायरल कार्बन है? देखो बहुत आसान है। क्या इसमें 2 कायरल कार्बन है? कम से कम 2 होने चाहिए, 2 से शुरू होगा। एक कायरल कार्बन में नहीं, 2 से चालू होगा। ये वाला कार्बन कायरल है, यस सर। ये वाला कार्बन कायरल है, यस सर। क्या इसमें पीओएस है? 2 कायरल हैं, क्या इसमें पीओएस है? क्या इसमें पीओएस है? यस सर। तो 2 कायरल विद पीओएस, क्या लिख दोगे आंसर? मेसो। क्या ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है? बिल्कुल सही। अगर पीओएस है तो भैया ओआई तो हो गई ना, ये तो कंफर्म है ही। तो मेसो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, मेसो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक, यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देता हूं। मिरर इमेज ऑफ मेसो इज आइडेंटिकल। मेसो की मिरर इमेज क्या होती है? आइडेंटिकल। और मेसो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। अब ये दोनों पॉइंट जरा समझ लो क्या लिखे हैं। पहली बात, मेसो की मिरर इमेज सेम ही होती है। क्यों? क्योंकि मेसो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है तो वो एक ही होता है बस, चाहे आप उसकी मिरर इमेज लो चाहे नहीं लो। मान लो आपको इसका मिरर इमेज बना दिया और बोला बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन है, आइडेंटिकल है, एनेंस्ट्रोमर है या डाइस्ट्रोमर है, तो मेसो की मिरर इमेज आइडेंटिकल होती है। क्यों? ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड हमेशा एक ही होता है, एक से ज्यादा नहीं होगा। ऑप्टिकल एक्टिव होगा तो वो 2 होंगे। क्यों? तुम्हें पता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सही है ना? अरे भाई पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट में चलना पड़ेगा इसके लिए। आओ देखो 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 देखो, अगर तुमने बोला पीपीएल रोटेट नहीं कर रही तो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, खत्म, तो एक ही कंपाउंड होगा। लेकिन अगर रोटेट हो रहा है तो डेक्स्ट्रो और लेवो, 2 पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड की कभी भी मिरर इमेज आइडेंटिकली होती है, कोई अलग कंपाउंड नहीं होता। दूसरा पॉइंट क्या लिखा? मेसो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। इसका मतलब क्या हुआ सर? सुनना ध्यान से।
अगर ये वाला कायरल कार्बन पीपीएल को +30 घुमा रहा है तो ये वाला कायरल कार्बन पीपीएल को -30 घुमाएगा। +30 और -30 क्या होता है? ओवरऑल 0। और 0 डिग्री रोटेशन का मतलब क्या हो जाएगा? पीपीएल घूमी नहीं ओवरऑल। देखो, अगर ऊपर वाला कायरल कार्बन पीपीएल को +30 घुमा रहा है, नीचे वाला -30 घुमा रहा है, तो वहीं आ गए। या +20 घुमा रहा है तो -20 घुमाएगा, +40 घुमा रहा है तो -40 घुमाएगा, है ना। इसको बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। ठीक है, नोट कर लो। लिख लो इसको। अंडरस्टूड? अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो ध्यान रखना, कभी भी ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड होता है तो वो सेम होता है, मिरर इमेज उसकी आइडेंटिकल ही रहेगी। और दूसरा, मेसो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ये क्या होता है? अगर बेटा ऊपर वाला कायरल कार्बन +30 घुमाएगा, नीचे वाला -30, या नीचे +30 ऊपर -30, कोई भी ले लो, 0 ही आएगा ओवरऑल, है ना। ओवरऑल तो 0 ही आएगा। नोट कर लो इसको। फिर मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं और आप मुझे जवाब बताएं। जवाब दीजिए। क्लियर एकदम? वेरी गुड, डन। चलें, नोट कर लिया हो तो। एक बच्चा पूछ रहा है हाउ आइडेंटिकल। बेटा इधर देखो, आइडेंटिकल का मतलब क्या? सेम कंपाउंड, कोई नया नहीं। तो अगर ऑप्टिकल इनएक्टिव है तो एक ही होगा ना वो हमेशा। एक्टिव है तो डेक्स्ट्रोलेवो होगा। ठीक है, चलें आगे। डंडना डंडन, सवाल बताएंगे अब आप। फाइंड मेसो और नॉट। पहला सवाल आपकी सामने आ रहा है। चलो ये दोनों बता दो, मेसो और नॉट, जल्दी बता दो फटाफट से। एक और दे दूं? एक और कर लो। बताओ इन तीनों में पहला, दूसरा, तीसरा, फटाफट से। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है आपको? पहले वाले में देखो, देखो चेक कर लो, कायरल कार्बन होना चाहिए, है ना। क्या ये कायरल है? यस। क्या ये कायरल है? यस। क्या इसमें पीओएस है? यस। मिल गई पीओएस। ठीक, मतलब मेसो है। ठीक है, अगला बताओ सेकंड। क्या ये कायरल है? यस। ये कायरल है? यस, दोनों कायरल हैं। और अगर कायरल हैं तो क्या ये पीओएस है? ना, हटा दो इसको। तो इसमें पीओएस नहीं मिल रही है, तो मेसो नहीं है। सिंपल है एकदम, है ना। अगला बताओ, क्या ये कायरल है? यस। क्या ये कायरल है? यस। क्या इसमें पीओएस है? यस।
तो मेजो भी तो है, अगर कायरल भी है पीओएस है तो मेजो है। ठीक, एक सवाल और दे रहा हूं, बताना। बताओ ये, अगला बताओ। नेक्स्ट वाला, फोर्थ वाला बताएं फटाफट से। क्या ये कायरल है? सोचें जरा, क्या कायरल है? सोचें सोचें। यस कायरल है। क्यों? इसके पास एच भी तो होगा। ये भी कायरल है, यस। क्या ये पीओएस है? क्या ये पीओएस है? यस। क्यों? ये वाला एमी और ये वाला एमी अब द प्लेन लगे, दोनों सेम साइड है ना? ये दोनों अब द प्लेन लगे भाई। एमी अगर ऊपर लगा है यहां पर तो यहां भी ऊपर लगा है, अब द प्लेन है ये, है ना? तो पीओएस है, कायरल है, मेजो है। ठीक, एक और दे रहा हूं। अब बताओ, अब है क्या? एक डार्क कर दिया, एक डैश कर दिया, अब है क्या? बताओ, अब है क्या? अब है क्या? अब नहीं है। क्यों? देखो जरा। क्या ये कायरल है? यस। क्या ये कायरल है? यस। लेकिन ये पीओएस नहीं है। क्यों? एक एमी अबव द प्लेन, एक एमी बिलो द प्लेन है, तो पीओएस इसमें नहीं है, मेजो नहीं है। बात समझ में आई? समझ गया बात? प्लेन सिमेट्री थोड़ी है इसमें भाई। डार्क मतलब अबव द प्लेन, डैश मतलब बिलो द प्लेन, तो पीएस कैसे आ जाएगी, है ना? एक बच्चा कह रहा 2 से ज्यादा कायरल हो सकते हैं। यस हो सकते हैं, क्लास 12th में होंगे। ठीक है, बिल्कुल हो सकते हैं 2 से ज्यादा कायरल। अभी 2 कायरल का कर लो बस। ठीक है, चलें आगे बढ़े। क्लियर? डन, चलो बहुत बढ़िया। तो ये कहानी होगी मेजो मेजो की। अगला है एराइथ्रोथ्रियो सिस्टम। एराइथ्रोथ्रियो आइसोमर ऐसे ही बोला जाता है ना। एराइथ्रोथ्रियो क्या है? इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी से लेना देना कुछ नहीं है, बस आपको कंपाउंड चेक करके बताना क्या है। ठीक है, नो रिलेशन विद ऑप्टिकल एक्टिविटी। नो रिलेशन विद ऑप्टिकल एक्टिविटी। बस साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, कंपाउंड्स को क्लासिफाई करने के लिए एराइथ्रोथ्रियो फॉर्म बोल दिए कि इस टाइप के कंपाउंड एराइथ्रो होंगे, इस टाइप के थ्रियो। अब वो ऑप्टिकल एक्टिव हो भी सकते नहीं भी, उससे कोई लेना देना नहीं है ना? बस आपको कंपाउंड देख के चेक करना आना चाहिए, बहुत आसान है। जैसे ये वर्ड एक्चुअल में यूज पता कहां होते हैं? एराइथ्रोथ्रियो वर्ड यूज होते हैं इन कार्बोहाइड्रेट्स। इन कार्बोहाइड्रेट्स। तो क्लास 12th में जब तुम बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ोगे ना, तो कार्बोहाइड्रेट्स में ही आएगा एराइथ्रोथ्रियो फॉर्म, है ना? तो ये इसी से रिलेटेड है, कायरल कार्बन से ही। तो यही बता देता हूं, सिंपल सा है ना? जैसे ध्यान से देखना, CH3 यहां H लगा दिया, यहां OH लगा दिया, यहां H लगा दिया, यहां OH लगा दिया, यहां CH3 लगा दिया। ठीक, बहुत आसान है। सिमिलर ग्रुप सेम साइड तो एराइथ्रो, अदरवाइज थ्रियो। बस ये इसकी डेफिनेशन है। क्या? सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड देन एराइथ्रो, अदरवाइज थ्रियो। एक लाइन की डेफिनेशन है, एक बार आप इसको पढ़ लो और यहां अप्लाई कर दो, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है।
देखो, गौर से देखो जरा, यहां क्या लगा है OH, यहां क्या लगा है OH, सिमिलर ग्रुप। आप इससे देख लो चाहे इससे देख लो, सेम साइड लगे होने चाहिए। ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई भी लेना देना नहीं है, एक्टिव हो इनएक्टिव कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सिमिलर ग्रुप सेम साइड, या तो H से देख लो, इससे, जिससे भी देखना चाहो, इससे देख लो चाहे इससे देख लो, मैं OH से देख लेता हूं, है ना। आप चाहो तो ये भी बता सकते हो सर HH भी तो सेम साइड है, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इराइथ्रो, ई लिख दो, मतलब पूरा ही लिखते हैं वैसे तो, EZ से कंफ्यूजन ना हो तो इराइथ्रो पूरा लिखते हैं, इराइथ्रो, ठीक है। एक पेयर से काम हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो एक और ले लेते हैं एग्जांपल, अगर मुझे इसी का थ्रियो बनाना होता तो मैं कहीं भी एक कायरल कार्बन पर स्विच कर देता। जैसे मान लो ये दिया, बताओ क्या है ये, थ्रियो, कैसे देखो, सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड आ गए, गौर से देखें, OH OH अपोजिट हो गए। आप H से भी देख लो, HH अपोजिट हो गए, जैसे भी देखना चाहो आप, बहुत आसान है। तो ये क्या हो जाएगा, थ्रियो। तो ये राइथ्रो थ्रियो, कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में डिटेल में आता है ये, बाकी बेसिक आइडिया होना चाहिए कि राइथ्रो इसको बोलते, थ्रियो इसको बोलते। सिमिलर ग्रुप सेम साइड तो राइथ्रो, अपोजिट साइड तो थ्रियो, सिंपल सा है, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको। देखो सिस ट्रांस में लगभग उस जैसा ही है, सिस ट्रांस में हम डबल बॉन्ड के अराउंड चेक करते थे, यहां कायरल कार्बन के अराउंड चेक करते हैं, है ना। बाकी राइथ्रो थ्रियो कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज फ्रक्टोज ये सब पढ़ोगे तब आता है डिटेल में, ठीक है। बेसिक एलिमेंट्री लेवल पर आइडिया होना चाहिए, राइथ्रो किसे बोलते, थ्रियो किसे बोलते। सिमिलर ग्रुप सेम साइड राइथ्रो, अपोजिट साइड थ्रियो, नोटेड, क्लियर है। चलें आगे, क्वेश्चन करके बता दो। फाइंड इराइथ्रो एंड थ्रियो फॉर्म। और वैसे भी तुम इतना तो समझ ही चुके हो कि दो कायरल कार्बन में ही बात होगी इराइथ्रो थ्रियो की, बस दो कायरल में, क्यों, तभी तो तुम कंपेयर करा पाओगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये दो कायरल कार्बन में आएगा ये चीज, इराइथ्रो थ्रियो। चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। ये बताओ और ये बताओ, बताइए, सीधा आंसर बताएं देखकर फटाफट से। इराइथ्रो थ्रियो फॉर्म बताना है, कौन सा इराइथ्रो है कौन सा थ्रियो है, बताओ। ओ भाई एक कह रहा सर कायरल कार्बन ना हो तो, भैया इराइथ्रो थ्रियो नहीं होगा फिर, हम कायरल कार्बन के अराउंड ही तो चेक कर रहे हैं। कायरल कार्बन नहीं होगा तो इराइथ्रो थ्रियो मत बोलने लगना, पागले बने मत कर देना ये वाले, ठीक है। इराइथ्रो थ्रियो के लिए कायरल कार्बन होना जरूरी है, मैंने अभी बोला तो दो कायरल में होगी ये कहानी, तो कायरल कार्बन होना जरूरी है और दो, ठीक है, दो कायरल कार्बन लिख दें, लो लिख लो, पागल लोग हो भाई तुम लोग। यहां लिख देता हूं, when only two chiral carbons are present, तभी तुम ये बोलोगे इराइथ्रो थ्रियो, जब दो कायरल कार्बन होंगे, ठीक है। चलो बताओ जल्दी फटाफट से, आ गया होगा आंसर।
पहले वाले में चेक करेंगे, चाहे तो आप इससे देख लो, चाहे इससे देख लो, जैसे भी देखना चाहो। यहां भी आप चाहो तो ऐसे देख लो, चाहे यहां से, ठीक है। तो ये क्या होगा, एराइथ्रो, और ये क्या होगा, थ्रियो। ठीक है, नोट कर लो फटाफट से, ठीक है। तो ये सेम साइड है, ये अपोजिट साइड है। कम से कम एक साइड सेम आना। मान लो एक बच्चा कह रहा है सर, मान लो कोई दूसरी साइड डिफरेंट हो गई, मान लो आपने ऐसा कर दिया, यहां एच ना होता, यहां सीएल होता, कोई दिक्कत नहीं। यहां से तो दिख रहा है, कोई भी एक साइड से तो दिख रहा है ना, ठीक है, कर दो। दोनों साइड से दिखे अच्छी बात है, नहीं दिखे तो भी कोई गलत बात नहीं, एक साइड से देख लो, है ना। यहां अगर डिफरेंट हो, आप एक साइड से देख के बता सकते हो, ठीक है। ऊपर नीचे चेक नहीं करना ना, इससे मतलब नहीं है। किससे मतलब है, कायरल कार्बन के अराउंड लेफ्ट और राइट साइड वाले ग्रुप से मतलब है एराइथ्रोथ्रियो के लिए। ऊपर नीचे कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तुम्हें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तुम अपना नाम लिख लो, कौन पूछ रहा था ये, सोनाली, यहां लिख लो सोनाली, और यहां लिख लो विवेक, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेफ्ट और राइट साइड से मतलब है कायरल कार्बन के अराउंड, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़े, ठीक है। तो ये कहानी थी एराइथ्रोथ्रियो की, बड़ा आसान है, ज्यादा कुछ है भी नहीं इसमें। आगे चलते हैं डीएल सिस्टम। मैंने आपको बोला था स्मॉल डी क्या था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और स्मॉल एल क्या है, लेवो रोटेटरी। कैपिटल डी और कैपिटल एल का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। स्मॉल डी का कैपिटल डी से कोई लेना देना नहीं है। कैपिटल डी और कैपिटल एल सिर्फ और सिर्फ कैटेगराइज करने के लिए कि ये भैया डी फैमिली के कंपाउंड हैं और ये वाले एल फैमिली के कंपाउंड हैं। कोई रिलेशन नहीं ऑप्टिकल एक्टिविटी से। क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर, देयर इज नो रिलेशन, या ऐसा ही लिख लो, नो रिलेशन विद ऑप्टिकल एक्टिविटी, नो रिलेशन विद ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई रिलेशन नहीं है। स्मॉल डी का है, स्मॉल डी मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी ऑप्टिकल एक्टिव, और स्मॉल एल लेवोरोटेटरी ऑप्टिकल इनएक्टिव, सॉरी इनएक्टिव, एक्टिव वो भी होता है। तो स्मॉल डी और स्मॉल एल दोनों ही एक्टिव होते हैं। एक क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, एक एंटी क्लॉकवाइज करता है। लेकिन कैपिटल डी कैपिटल एल का कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फैमिलीज बताई जाती हैं, डी फैमिली, ये एल फैमिली। जैसे ये राइथ्रो फैमिली, ये थ्रियो फैमिली, ये आर फैमिली, ये एस फैमिली, ऐसी फैमिली बनाई गई, ठीक है। तो डी और एल सिस्टम ये कहां पर यूज करते हैं, इन कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स में इसको यूज करते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ जगह मतलब अमीनो एसिड में भी कुछ कुछ जगह यूज करते हैं। जब हम 12th क्लास में कार्बोहाइड्रेट अमीनो एसिड पढ़ेंगे तो डिटेल में इसको देखेंगे। अभी बेसिक एलिमेंट्री आइडिया, क्योंकि कायरल कार्बन से रिलेटेड है ये। डीएल सिस्टम क्या होता है इसके बारे में मैं लिख रहा हूं, व्हेन OH group is present on the right side, on the right side of last chiral carbon, last chiral carbon, then D, otherwise एल। अदरवाइज का मतलब लेफ्ट साइड होगा तो एल, बहुत आसान है। और लास्ट कायरल कार्बन क्यों बोल रहा हूं, मान लो तुम्हारे कंपाउंड में 2 से ज्यादा 3, 4, 5, 6, 10, 20 जितने भी कायरल कार्बन है उससे मतलब नहीं है, तुम्हें तो बस लास्ट कायरल कार्बन चेक करना है। लास्ट कैसे चेक करोगे,
आईयूपीएसी नंबरिंग करके लास्ट कायरल कार्बन पता कर लो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, पहले मैं एक कायरल का बता दूंगा, फिर आपको और भी ज्यादा कायरल का करवा दूंगा। मान लो मेरे पास ऐसा लिखा है, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। बताओ ये डी है कि एल है? ये डी है कि एल है? कितने कायरल कार्बन है इसमें? एक ही है, और एक ही है तो टेंशन ही नहीं लेनी। राइट साइड OH तो डी, लेफ्ट साइड तो एल। बताओ OH किस साइड है? राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है? बताओ। राइट साइड है ना, आंसर आ गया, सीधा सा है। अगर मान लो ऐसा होता, तो अब ये क्या हो जाता? एल। सिंपल है। स्मॉल डी मत लिखना, ना 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 बेटा, स्मॉल डी स्मॉल एल नहीं लिखना है, कैपिटल डी कैपिटल एल लिखना है। तो देखो, अगर OH राइट साइड है तो डी, लेफ्ट साइड तो एल। ये तो एक कायरल कार्बन की बात हुई कि यहां भी एक था, यहां भी एक था। मान लो एक से ज्यादा कायरल कार्बन होते तो लास्ट कायरल कार्बन चेक कर लेते आईयूपीएसी नंबरिंग करके। कैसे? अगले पेज पे बताता हूं, है ना। इसको नोट कर लो पहले। ठीक है, आगे बढ़े। एक बच्चा कह रहा डी और एल का कुछ नाम तो होगा। नहीं बेटा, हर चीज का फुल फॉर्म नहीं होता है। हर चीज का फुल फॉर्म नहीं होता है। डन। चलो भाई, सवाल देख लो। फाइंड कैपिटल डी और एल। ग्लूकोज का नाम सुना आप लोग? ग्लूकोज का, ठीक है, ग्लूकोज का एक फॉर्मूला होता है C6H12O6, सभी ने सुना होगा, लेकिन एक्चुअल में वो दिखता कैसा है? ग्लूकोज ऐसा दिखता है। तो आपको बताना है कि ग्लूकोज का जो ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, ये क्या है, डी है कि एल है? अभी स्ट्रक्चर याद नहीं करना, क्लास 12th में याद हो जाएगा आपको। अभी तो आपको कंपाउंड देकर पूछेंगे डी और एल। बताओ कैसे करोगे? देखो, इसमें एक से ज्यादा कायरल आ गए। देखो, 1 2 3 4 कायरल आ गए। अब तुम्हें लास्ट कायरल कैसे पता करना है? आईयूपीएसी नंबरिंग से। बताओ, आईयूपीएसी नंबरिंग कराऊंगा तो ये 1 दूंगा, क्यों? CHO की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। ये 2 दूंगा, ये 3 दूंगा, ये 4 दूंगा, ये 5 दूंगा और ये 6 दूंगा। लास्ट कायरल कार्बन कौन सा? बताओ, लास्ट कायरल कार्बन बताओ। लास्ट कायरल कार्बन, लास्ट कायरल कार्बन है आपका कार्बन नंबर 5। देखो जरा, चेक करो, लास्ट कायरल कार्बन है कार्बन नंबर 5। बस इसको देखो, बाकी पूरे जमाने से कोई मतलब नहीं है। बस ये देख लो, लास्ट कायरल ये वाला है, ठीक है। तो OH क्या है? OH राइट साइड है, और अगर OH राइट साइड है इसका मतलब क्या हो गया? ये कैपिटल डी आ जाएगा आंसर। बात समझ में आ गई? बहुत आसान है। तो बस आपको क्या करना है, लास्ट कायरल कार्बन चेक करना है। कैसे करोगे? आईयूपीएसी नंबरिंग करके, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये होगा, एक आप लोग करके बता दो। बताओ ये वाला क्या है? डी है कि एल है? बताओ, ये वाला डी है या एल है? जल्दी बोल दो फटाफट से। बोलो, डी है कि एल है? डी है। क्यों? लास्ट कायरल कार्बन पता है कौन सा होगा? नंबरिंग कर लो आईयूपीएसी की, 1 2 3 4। लास्ट कायरल कौन सा? ये वाला। तो OH कहां है? राइट साइड। और OH अगर राइट साइड है तो डी।
अब इस कंपाउंड का नाम पूरा पता क्या लिखते हो? डी, और ये एराइथ्रो है तो इसको बोलते डी एराइथ्रो, ऐसे लिखते हैं, जो कि हम बाद में लिखेंगे 12th क्लास में जब आएंगे। अभी तो सिर्फ डीएल बता दो, ठीक है? क्लियर एकदम? आज की क्लास में मैं बार बार 12th क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये सारी चीजें 12th में फिर पढ़ाऊंगा, ठीक है? और डिटेल में और अच्छे एग्जाम्पल लेकर भी करवाऊंगा। जितना अभी रिक्वायरमेंट है बस उतना काफी है, ठीक है? क्लियर है एकदम? बहुत बढ़िया। तो बेटा इतना काफी था आज के लेक्चर में। थैंक यू सो मच, आप लोग यहां पर आए, यहां पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों से ये बात कहना चाह रहा था मैं। आज सैटरडे है, दिन भी अच्छा है, शनिवार। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है? तो बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो आपको डिटेल में पढ़ना था तो मैंने पढ़ाया। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एलिमेंट्री आइडिया देना था तो वो मैंने दे दिया, ठीक है? अब एक लेक्चर और लूंगा जिसमें मैं कन्फर्मर का भी आपको एलिमेंट्री आइडिया दे दूंगा, ठीक है? कन्फर्मर में अल्केन्स के कन्फर्मर आपके जो हैं वो 11th क्लास में ही हैं, लेकिन वो हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में उन्होंने दे रखे हैं एनसीईआरटी में, लेकिन मैं उसको अलग से पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में कन्फर्मर पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है? अल्केन्स के। तो कन्फर्मर में भी ऐसा होता, पता है क्या क्या? अल्केन में इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, इनके होते हैं। साइक्लोहेक्सेन का क्लास 12th में पढ़ेंगे अपन, ठीक? चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सुनेंगे? जोक सुनेंगे या शायरी सुनेंगे? बताएं, शेर सुनेंगे? आजकल बच्चों का कलेक्शन लगता है खत्म हो गया। बच्चे आजकल ढंग के जोक भेज नहीं रहे। एक बहुत प्यार मोहब्बत वाली है, ध्यान सुनो। समेट कर ले जाओ अपने झूठे वादों के अधूरे किस्से, समेट कर ले जाओ अपने झूठे वादों के अधूरे किस्से, अगली मोहब्बत में तुम्हें फिर इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है? चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।